यूजुअली वो लोग बच्चों को किडनैप करते थे, अपनी कोठी के सामने ही जो भी बच्चा था उसको बुलाते थे बहला फुसला के। पहले तो वो उसका मर्डर करते थे। आप सोच सकते हो मतलब कितना ज़्यादा ये अजीब सा केस है कि पहले वो मर्डर करते थे, फिर उस बॉडी का सेक्सुअल असॉल्ट करते थे। बॉडी का सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद में उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको पैकेट्स में भर के अपने घर के पीछे के नाले में फेंक देता था। वो मारने के बाद में उसने बाकायदा जो उसकी बॉडी को कट करने के बाद में उसने उसको फ्रीज़र में उसने उस बॉडी को रखा और उसने धीरे धीरे करके एक एक बॉडी का पार्ट जो है वो छिपाने की कोशिश करी। यूजुअली लड़कियों को जो है रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, जिसकी वजह से या तो लड़की खुद सुसाइड कर लेती है या फिर जो है उसको इतना मारा पीटा जाता है या कुछ ऐसा खिला दिया जाता है तो उस कारण से उसकी डेथ हो जाती है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो लड़की प्रेग्नेंट है और गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो लड़की के साथ साथ जो उसकी बच्ची है उसको भी मार दिया जाता है। इस टाइप के बहुत केसेस देखने को मिलते हैं पॉइजन रिलेटेड। बैग के अंदर उसने क्या करा था, सामान रखा, कपड़े रखे, कपड़े के नीचे खिलौने उस बच्चे के और उन खिलौनों के नीचे बॉडी मिली। अब ये नहीं चाहती थी कि इसका एक्स हस्बैंड खुश रहे और उसकी खुशी उस बच्चे में थी और सिर्फ यही कारण था, इतना हेट्रेड उसके अंदर था कि उसी वजह से उसने अपने 4 साल के बेटे को गला दबा के मार दिया। हाय प्रियांशी, कैसे हैं आप? हाय विकास, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड एंड प्रियांशी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन एंड बीइंग ऑन द सेट्स ऑफ द यंग पॉडकास्ट। इट्स माय ऑनर टू बी हियर। सो प्रियांशी, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आप फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं एंड आपके काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस इस फील्ड में। फोरेंसिक साइंस बेसिकली हम सब ने कहीं ना कहीं देखी है, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी और पता नहीं कुछ कितनी ही वेब सीरीज़ आजकल आ गई, उनमें दिखाया जाता है। काफ़ी एक फैसिनेटिंग चीज़ है काफ़ी सारे लोगों के लिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सच में फोरेंसिक साइंस इतनी फैसिनेटिंग है? बिल्कुल। फॉरेंसिक साइंस एक सब्जेक्ट ऐसा है कि बोलते साथ ही लोगों को जो है एक चमक आ जाती है चेहरे पे कि वाह, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग फील्ड है ये, कुछ डिफरेंट है, बाकी साइंस की फील्ड से ये काफ़ी अलग फील्ड होती है और फैसिनेटिंग होने की वजह से ही लोग इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फैसिनेटिंग तो है डेफिनेटली, लेकिन आई थिंक कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही है, ये फील्ड सबके लिए है ही नहीं। तो क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं? बिल्कुल, मतलब मैं ये बोलूँगी कि अगर कोई सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, अगर कोई मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो उसके लिए फील नहीं है, क्योंकि यूजुअली आपको हर तरीके से के केसेस से डील करना पड़ता है। बहुत टाइप के आपके पास में केसेस आते हैं, तो आप उसमें अगर अपने इमोशंस जोड़ोगे किसी के साथ में तो आप जो है बाइज्ड हो जाओगे आप अपने काम को लेके। तो आपको न्यूट्रल रह के काम करना होता है। तो कई बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि मैम क्या ये फील्ड सॉफ्ट हार्टेड बच्चों के लिए नहीं है? तो मैं उनको क्लियर बोल देती हूँ कि अगर आप सॉफ्ट हार्टेड हो और आपको बहुत जल्दी किसी के पेन को देख के अपने आप उस पेन को फील करने लगते हो तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली क्या माना जाता है ना कि प्रोसेस जो बेसिकली मेरे हिसाब से होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक पॉडकास्ट कर चुके हैं फोरेंसिक साइंस पर ही, होता क्या है कि स्टार्टिंग में ही कोई भी केस डायरेक्टली फोरेंसिक डिपार्टमेंट को नहीं दिया जाता। स्टार्टिंग में जो हमारी लोकल पुलिस होती है या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर होता है वो जाता है, वो अपना काम करते हैं। अगर केस बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो तो ही फोरेंसिक डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है। मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या इसका प्रोसेस होता है, कैसे कलेक्शन होते हैं सैंपल्स के? तो बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए कहीं पे कोई केस हुआ है, फॉर एग्जांपल मर्डर का केस है या फिर रॉबरी का केस है, किसी भी तरीके का केस होता है तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन जाती है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन जाने के बाद में वो अपना एक कैंडिडेट वहाँ पर भेजते हैं जिससे कि इंस्टेंटली वहाँ पे जो है एक्शन लिए जा सके, जिसे हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बोलते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर का यूजुअली काम ये होता है कि आप फटाफट से जाके वहाँ क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट करने के बाद में अगर वहाँ विक्टिम प्रेजेंट है और अगर उसकी हालत ऐसी कि वो लाइव है और उसको आपको हॉस्पिटल भेजना है तो सबसे पहले मेडिकल एड दिया जाता है। सबसे पहला काम यही होता है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाओ। और अगर फॉर एग्जांपल वो ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी है तो फिर आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है।
और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो काम होता है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो क्रिमिनल है ना, हम उसे क्रिमिनल तब बोलते हैं जब कोर्ट में उसे क्रिमिनल बोल दिया जाए, बट अभी हम उसी लैंग्वेज में बात करेंगे कि अगर कोई क्रिमिनल है हम उसे सस्पेक्ट बोलते हैं, तो वो सस्पेक्ट कई बार उसी भीड़ में प्रेजेंट होता है, तो हमें नहीं पता होता है क्योंकि वो बहुत शातिर है। तो यूजुअली फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो बहुत ही कीन आई के साथ में उसको देखना पड़ता है कि यहाँ चारों तरफ क्या मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई पर्सन है जो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, तो उनका ये काम होता है कि उसे पकड़ना है और उसे हमें अपने साथ में ले जाना है, इससे पहले कि वो खुद ही कुछ कहानी बना के लोगों को सुनाए, क्योंकि लोग जो सुनते हैं वो आपको सुनाते हैं। तो अब हम अगर लोगों से बात करने जाएंगे तो हर कोई अपनी अपनी एक नई नई कहानी कुछ कुछ मसाले लगा के सुना देगा। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके बाद में बाकी की टीम पहुंच जाती है और बाकी की टीम को एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं। तो अलग अलग तरीके के एविडेंसेस पाए जाते हैं, जिसमें ब्लड, हेयर, सलाइवा हो सकता है। यूजुअली क्या होता है, कोई क्राइम कमिट करने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है, ऐसे नॉर्मली क्राइम कमिट नहीं होता। तो क्रिमिनल्स को देखा जाता है कि वो या तो स्मोकिंग करते हैं या कुछ ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, जिससे कि उस टाइम के लिए उनकी बॉडी में डोपामीन रिलीज हो और जो सेंस ऑफ फियर है वो चला जाता है। तो क्रिमिनल्स कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कंज्यूम करते हैं और वो हमें क्राइम सीन पे मिल जाती है। बहुत ट्रेस एविडेंसेस होते हैं, बहुत माइन्यूट एविडेंसेस होते हैं, तो वो हमें कलेक्ट करने होते हैं। तो कई बार सिगरेट मिलती है या सिगरेट का जो लास्ट पार्ट होता है जस्ट वो मिलता है, एशेस मिल सकते हैं हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है, क्योंकि अगर उसमें सलाइवा मिल गया, हमें हल्का सा भी हमें सलाइवा मिल गया, तो हम उससे पूरा डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये किसका बेसिकली प्रेजेंट था, कौन पर्सन उस क्राइम सीन से लिंक हो सकता है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर हमें छोटे छोटे एविडेंसेस, किसी का नेल्स का पार्ट भी मिल गया, मान लो कोई बॉडी पड़ी हुई है और हमें दिख रहा है कि हाँ मर्डर केस ही लग रहा है हमें, और अगर कोई किसी का मर्डर करने जा रहा है तो सामने वाला अपने आप को बचाएगा, बचाने के लिए स्ट्रगल करेगा। अब स्ट्रगल होगा, आपस में जो है मारपीट हो रही है, तो जो हमें विक्टिम वहाँ पे जो बॉडी मिली है उसके नेल्स में हो सकता है कि हमें छोटे से टिश्यूज़ या हेयर या कुछ भी छोटा सा पार्ट मिल जाए। उस छोटे से पार्ट को भी कलेक्ट करके डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सकती है, जिससे हमें पता ये चल सकता है कि ये पर्सन इस क्राइम सीन से लिंक था। तो ऐसे छोटे छोटे सैम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कलेक्ट करने के लिए, जिसके लिए आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। यूजुअली पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है एविडेंसेस को कलेक्ट करने की, बट अगर हर केस में फॉरेंसिक टीम बुलाई जाए तो उन एविडेंसेस को बहुत प्रॉपर तरीके से कलेक्शन किया जाएगा, प्रिजर्वेशन किया जाएगा और फिर लैब भेजा जाएगा, जिससे कि कंटैमिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हर केस में फॉरेंसिक टीम भेजी जाए, बट हमारे इंडिया में ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले तो वहाँ कंटैमिनेट करने के लिए जनरल पब्लिक ही पहुँच जाती है फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए, तो सबसे पहले वो कंटैमिनेट कर देते हैं, फिर फैमिली मेम्बर्स कंटैमिनेट कर देते हैं, फिर पुलिस वाले भी यूजुअली हर कोई तो ट्रेंड नहीं होता है, तो पता चला वो खुद ही जाके पूरे में घूम रहे हैं, तो उनके भी ट्रेसेस आ गए। मैं आपको एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल बताना चाहूँगी। फॉरेंसिक साइंस पूरी एक प्रिंसिपल पर टिकी हुई है, जो कि है लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अगर कहीं गए हो, किसी भी आप लोकेशन पे प्रेजेंट हो, यू विल ऑलवेज लीव सम ट्रेस एविडेंसेस। आपका कॉन्टैक्ट हुआ है, भले ही आपने कुछ भी टच ना किया हो, बट वहाँ आपको एविडेंस मिलेगा। तो कोई कितना ही साफ़ सफाई करके चला जाए, कितना ही एविडेंसेस को वहाँ से क्लीन करके चला जाए, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ कुछ भी ना मिले। तो ये लोकार्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रिंसिपल दिया था, और ये आज तक उसी प्रिंसिपल पे फॉरेंसिक काम कर रही है। सो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल आपने बताया लोकार्ड्स प्रिंसिपल, तो ये डेफिनेटली रियल लाइफ में हर जगह इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि जो पिछले हमारे गेस्ट आए थे पिछले पॉडकास्ट में, उसमें भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की थी। सो बेसिकली अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर फोरेंसिक डिपार्टमेंट नहीं होता जो हमारे, तो क्या क्या ऐसे केसेस हैं जो शायद सोल्व ही नहीं होते? कोई ऐसा केस है? बिल्कुल, अगर हम बात करें, एक बहुत ही फेमस केस है आरुषि तलवार केस। उस केस को इतना ज़्यादा मोल्ड किया गया, उस केस में इतने ज़्यादा एविडेंसेस इम्प्लांट किए गए, जो कि एट द एंड वो केस कभी सॉल्व हो ही नहीं पाता, और जो गलत इंसान है उसको सज़ा मिल जाती, क्योंकि इस तरीके से उस केस को मोल्ड कर दिया गया था। बट फॉरेंसिक की मदद से ही ये केस सॉल्व हो पाया, और जो सही क्रिमिनल्स थे उनको पकड़ा गया।
तो इसके बारे में एक मूवी भी बनी है, तलवार करके एक मूवी है। तलवार। हाँ, तो उसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि कैसे उस केस को पूरा इतना भयानक तरीके से मोल्ड किया गया था कि वो अपने आप को डिफेंड कर ही नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए फॉरेंसिक इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर फॉरेंसिक साइंस ना हो तो हमेशा जो है गलत व्यक्ति को सज़ा मिल जाएगी और क्रिमिनल घूमता रहेगा बाहर। आपको फोरेंसिक डिपार्टमेंट में काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो नॉर्मल लोगों को होते हैं और आपको भी शायद, लेकिन यहाँ पे आने के बाद दूर हुए हैं वो? काफ़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं किसी को बताती हूँ कि मैं फॉरेंसिक साइंस की फील्ड से हूँ, तो पहला जो मुझे सुनने मिलता है, अच्छा वो सीआईडी वाला। तो वो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैं कई बार हाँ बोल देती हूँ कि हाँ, और फिर मैं बोलती हूँ एकदम 100% वो सच नहीं है, हमारी फील्ड काफ़ी अलग है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि फॉरेंसिक साइंस में यूजुअली बच्चे भी और जनरल लोग भी ये सोचते हैं कि हमें पोस्टमार्टम करने मिलता है। फॉरेंसिक साइंस वाले पोस्टमार्टम करते हैं और क्राइम सीन पे जाते हैं, डेड बॉडी के साथ में काम करते हैं, तो वो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। यूजुअली फॉरेंसिक साइंस सिर्फ क्राइम सीन तक लिमिटेड नहीं है। क्राइम सीन पर जाते हैं बट हर केस में नहीं जाते हैं। जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जो बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं, उसमें फॉरेंसिक टीम को अगर बुलाया जा रहा है तो ही वो जाती है, नहीं तो पुलिस ही सारे काम कर लेती है। वहाँ पे सिर्फ एविडेंसेस आते हैं हमारे पास में और हमें उन पे टेस्ट लगा के अपना रिजल्ट देना होता है, दैट्स इट। तो मेन हमारा लैब वर्क होता है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन हर केस में हमें नहीं करना होता है। एंड सेकेंड थिंग, पोस्टमार्टम फॉरेंसिक एक्सपर्ट कभी भी नहीं करता है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। पोस्टमार्टम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, फॉरेंसिक मेडिसिन में जो डॉक्टर है, वही डॉक्टर सिर्फ पोस्टमार्टम कर सकता है। राइट। सो काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को पता लगी होगी एंड मुझे भी। इसके अलावा ना एक केस है, काफ़ी फेमस केस है, निठारी केस। इसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था और कैसे फॉरेंसिक साइंस ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था इसको सॉल्व करने में। निठारी मर्डर केस जो है, निठारी कांड 2006 का ये कांड है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका नाम भी बाकायदा रिवील किया गया है, मोनिंदर सिंह नाम है उसका, जो बिजनेसमैन है। तो उसकी बहुत बड़ा बंगला था, जिसे मतलब कुछ उसका कुछ नाम था, कुछ निठारी कोठी करके कुछ नाम था उस जगह का। तो बहुत बड़ा बंगला था। तो उस जगह में यूजुअली क्या बच्चे खेलते हैं, किसी भी कॉलोनी में बच्चे खेलते रहते हैं। तो उस बंगले जो भी बच्चे वहाँ खेला करते थे, उस प्लेस से बच्चे गायब हो रहे थे। निठारी जो गांव था, वहाँ से बच्चे गायब हो रहे थे, लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन। और यूजुअली उन बच्चों की ये ज़्यादा नहीं होती थी, मतलब 10 साल से लेके 12, 14, 16 साल का जो बच्चा है, और जिनमें लड़कियां सबसे ज़्यादा गायब हो रही थी और लड़के भी थे, ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों गायब हो रहे थे। और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेसिकली हुआ क्या है। तो एक ऐसा इंसिडेंट था जब उस घर पे जो है नज़र पड़ी और शक गया कि एक पायल नाम की लड़की थी। तो वो पायल नाम की लड़की आई और उस लड़की का रिक्शा जो था, जिस ऑटो रिक्शे में वो जा रही थी, वो उस बंगले के सामने रुका। अब उस बंगले के सामने रुका और उस लड़की के पास में जो थे चेंज नहीं होंगे, जो पैसे उसको देने थे उसके पास में खुले पैसे नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। तो वो लड़की उसने बोला उस रिक्शे वाले से कि भैया आप यहीं वेट करो, मैं यहाँ जाके इनसे मांग आती हूँ, बड़ा सा मकान दिख रहा है यहाँ, तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई मुझे चेंज दे देगा। तो वो वहाँ जाती है और वहाँ से लौट के आती ही नहीं है। अब वो जो रिक्शे वाला होता है वो वहाँ खड़े, बहुत टाइम हो जाता है, 2 घंटे बीत जाते, 3 घंटे बीत जाते, कोई नहीं आता है वापस। तो वो रिक्शे वाला उस घर जाता है, उसी बंगले में जाता है, नॉक करता है। तो वहाँ से उनका नौकर निकल के आता है। जो बिजनेसमैन था मोनिंदर सिंह, वो यूजुअली आता नहीं था, मतलब वो बहुत कम यहाँ पे रहता था, लेकिन उसका नौकर जो था वो पूरे टाइम उस बंगले को संभालता था। तो उसका नौकर निकल के आता है और वो बोलता है यहाँ कोई नहीं आया। तो वो रिक्शे वाला बोलता है कि नहीं, मैंने देखा है वो लड़की यहीं गई थी, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है जाने का, या तो वो बाहर आती या वो वहीं से गायब हो गई। तो उसने बोला कि नहीं, वो नहीं आई, यहाँ कोई लड़की नहीं आई है। अब रिक्शे वाला क्या ही करता, तो वो वहाँ से निकल जाता है। अब लेकिन जो पायल के पिता थे उनको शक जाता है कि
उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था, लड़की का फ़ोन भी बंद आ रहा था। तो पायल के पिता जो है उसकी गुमशुदगी का एफआईआर लिखवाने के लिए जाते हैं, और पुलिस जो है यूजुअली बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो पुलिस जो है उसके अगेंस्ट एफआईआर लिखती नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी कि बच्चे गायब हो रहे हैं और लोगों को शक जा रहा है उस पर, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं लिख रहा है। लेकिन फिर पायल के जो पिता थे उन्होंने बार बार कुछ ना कुछ करके उसी बंगले के मालिक पे एफआईआर दर्ज करी कि मेरी बेटी यहीं से गायब हुई है। तब जाके इस पर इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, जब ऑलरेडी 12 से 16 बच्चे गायब हो चुके थे उस जगह के, और उनका कुछ पता नहीं था और पुलिस भी इस पे काम नहीं कर रही थी। तब जाके इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ और सीबीआई के हाथ में दिया गया ये केस, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो हो गया था, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस था ये। तो यहाँ पर पता चलता है उसके घर का पूरा बंगले का जो है वो होता है, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि उसका जो बंगला था उसके जस्ट पीछे एक बहुत बड़ी नाली थी, एकदम बड़ा सा नाला था। तो वो क्या करता था और दोनों उसका नौकर और मोनिंदर सिंह दोनों ही मिले हुए थे। यूजुअली वो लोग बच्चों को किडनैप करते थे, अपनी कोठी के सामने ही जो भी बच्चा था उसको बुलाते थे बहला फुसला के, और उनके साथ में वो सेक्सुअल असॉल्ट करते थे, और पहले तो वो उसका मर्डर करते थे। आप सोच सकते हो मतलब कितना ज़्यादा ये अजीब सा केस है कि पहले वो मर्डर करते थे, फिर उस बॉडी का सेक्सुअल असॉल्ट करते थे। बॉडी का सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद में उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको पैकेट्स में भर के अपने घर के पीछे के नाले में फेंक देता था वो। ये काम उनकी हवेली में कब से चल रहा था और किसी को भनक भी नहीं हो रही थी। तो जब उसकी बंगले के पीछे वाली नाली में इन्वेस्टिगेशन किया गया, जांच पड़ताल की गई, तो वहाँ से पॉलीथिन में पैक स्केलेटन्स मिले, क्योंकि वो सड़ चुके थे, इतने पुराने हो चुके थे। तो तब वहाँ से ऐसे पूरे थोड़े थोड़े हिस्से निकाले गए, वो बह के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे। तो थोड़े थोड़े कोई किसी के हाथ की हड्डियाँ मिल रही, किसी का पैर, किसी का स्कल, ऐसे करके बच्चों की काउंटिंग की गई कि बेसिकली कितने बच्चे थे। तो स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि कितने बच्चे हैं, और अभी भी उन्होंने एक कोई फिक्स नंबर नहीं दे पाए हैं, पर 16 बॉडीज़ वो कंफर्म बोल पाए थे कि 16 बॉडीज़ हैं, 16 बच्चे हैं। और अभी भी जो है काफ़ी जो बच्चे थे उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो पाई, क्योंकि नहीं मिल पाए एविडेंसेस, काफ़ी टाइम लग गया। और इस केस को भी सॉल्व होने में काफ़ी टाइम लगा था, 2012 तक ये केस चलता रहा, बॉडीज़ मिलते रहे, इन्वेस्टिगेशन होता रहा। तो इसमें ये बताया गया था कि वो जो उनका नौकर था और मोनिंदर सिंह कोहली थे, ये एक बीमारी थी, इन्हें एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था जिसे नेक्रोसिस कहा जाता है। इसमें ये होता है कि उस पर्सन को डेड बॉडीज़ के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करने की बीमारी थी, क्योंकि यूजुअली जो है सेक्सुअल असॉल्ट आप जब पर्सन अलाइव है तब सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता, बट वो डेड बॉडी के साथ करता था, तो वो एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो ये बहुत ही वियर्ड सा केस था जो अभी तक हमें देखने को मिला। ऐसे काफ़ी केसेस हैं, बट ये सबसे ज़्यादा सुनने में आया है और काफ़ी इसमें चीज़ें की गई। और फॉरेंसिक का इसमें यूज़ यही था कि उन बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना, उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग करना, और उसके बाद में अगर हमें स्कल मिला है तो स्कल से ये पता लगाना कि ये किस बच्चे का स्कल है। तो ये केस बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस बना था। डेफिनेटली नो डाउट कि ये केस इतना मतलब फेमस क्यों हुआ था। दूसरी बात ये है कि आई थिंक कि जो टेक्नोलॉजी है ना वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई है फोरेंसिक डिपार्टमेंट में, तभी इतनी सारी चीज़ें पता लग पाई। लाइक जो उनके स्केलेटन थे उनसे पता लग पाया, डीएनए ट्रेसिंग हो पाई, है ना। तो मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे डेवलपमेंट हैं जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में आए हैं, क्योंकि डेफिनेटली पहले के मुकाबले अभी एक्यूरेसी बढ़ गई होगी, तो क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं? तो सबसे पहले तो एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि हमारे टाइम अब जो है हमारे पास में मोबाइल फॉरेंसिक लैब्स हैं। मोबाइल फॉरेंसिक लैब्स बेसिकली एक छोटी सी वैन होती है जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रेजेंट होते हैं 24 आवर्स के लिए। तो कभी भी कोई क्राइम सीन होता है तो वो वैन वहाँ पे सबसे पहले पहुँचती है, तो इंस्टेंटली वहाँ पे प्रीलिमिनरी टेस्ट कर दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, आधी प्रोसेस तो हमने वहीं कर दी, तो केस की स्पीड बढ़ गई। अब वो बढ़ कैसे पाई, क्योंकि हमारे पास में इक्विपमेंट्स थे, हमारे पास में एक्सपर्ट्स थे, जिसकी वजह से हम ऑन द स्पॉट जो है कई सारे रिजल्ट्स दे पाए। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ की जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, चाहे हम
हम फॉर एग्जांपल कोई ट्रेस एविडेंस है, हमें अगर छोटा सा भी हेयर का इतना सा भी टुकड़ा मिला है तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस उतने से टुकड़े को हमें अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो हमें काफ़ी सारी मशीन्स लगती हैं। तो हमारे पास में पहले इतने हाई टेक्निक वाले माइक्रोस्कोप्स नहीं हुआ करते थे, बट अब हमारे पास में इतने अच्छे माइक्रोस्कोप हैं, सैम है, टैम है, यानी कि एक रूम के बराबर वो माइक्रोस्कोप रहता है जो बहुत सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स पे भी काम करता है। साथ ही में ऐसे एक टेक्नोलॉजी जैसे स्कल सुपर इम्पोजिशन की बात करें तो अगर कहीं से स्कल मिला है तो यूजुअली पहले स्कल सुपर इम्पोजिशन था वो फिज़िकली किया जाता था, यानी कि प्रॉपर स्कल के ऊपर हाथ से सारी चीज़ें हमें डेवलप करनी होती थी। लेकिन अब हमारे पास में सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से वो जिस काम में हमें कई दिन लग रहे थे वो काम हम चुटकियों में कर सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि मशीन्स का सबसे ज़्यादा रोल रहा है, एक्सपर्ट्स का रोल रहा है, और जो नॉलेज टीचिंग जो प्रोवाइड की जाती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। राइट। इसी जर्नी के दौरान ना आई थिंक कि लोगों की जो मेंटल सिचुएशन है ना उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। सो बीइंग ए फोरेंसिक एक्सपर्ट, आपकी लाइफ में क्या क्या मेंटल चेंजेस आए हैं? क्या कुछ मेंटली इफेक्ट हुआ है? मेंटल इफ़ेक्ट्स यूजुअली उन पर आते हैं जो लैब्स में काम कर रहे हैं, जिनका डेली का क्राइम सीन पे आना और जाना है, क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर होता है। लाइक आप अगर एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हो तो आप एक इंसान ही, तो जब आप किसी की स्टोरी सुनते हो नो डाउट आप बाइज्ड नहीं हो, बट डीप इन माइंड आपको ये सच्चाई भी पता है कि क्रिमिनल कौन है, डीप इन माइंड आप ये जानते हो कि विक्टिम के साथ क्या हुआ है, डीप इन माइंड आपको सारा केस आपको इमेजिन हो जाता है। जब हम वो एक केस फाइल पढ़ रहे होते हैं तब हमें सब कुछ इमेजिन विजुअलाइज हो जाता है कि इस केस में क्या हुआ है। अब सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि सारी सिचुएशन जानने के बावजूद आपको वहाँ पे न्यूट्रल रहना है, आप अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि आपने रिपोर्ट दी है लेकिन सामने वाला जो अगेंस्ट है हमारे, तो वो भी अपना केस लड़ रहा है। अब हो सकता है कि केस उसके साइड जा रहा हो, मे भी हमारे पास एविडेंसेस की कमी होने की वजह से केस नहीं जीत पा रहा है हमारा लॉयर, और केस उसके साइड जा रहा हो, तो तब भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि हमें पता है कि ये क्रिमिनल है बट हम उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो स्ट्रेस बिल्ड होता जाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है उन चीज़ों की। और दूसरी चीज़, जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं टॉक्सिकोलॉजी डिवीज़न में काम करती थी। तो वहाँ पर मैंने एज अ गवर्नमेंट जॉब काम नहीं करा है, मैंने एज अ इंटर्न काम करा है वहाँ पे। तो वहाँ पर क्या होता था कि विसरा आता था। विसरा नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो बॉडी के अंदर का जो कंटेंट होता है, लंग्स हो गए, लिवर हो गया, स्टमक कंटेंट, इंटेस्टाइन हो गई, कई बार जो है वॉमिट तक पैक होके आती है। तो इन सब चीज़ों पे हमें काम करना होता है। तो जब हम वो चीज़ें ओपन करते हैं, जार्स में पैक होके आई हैं, हमें जब वो चीज़ें ओपन करनी होती है, वो इतनी गंदी स्मेल करती ना कि जो हमारा फ्लोर था उस पूरे फ्लोर पे कोई नहीं रहता था जिस दिन भी विसरा ओपन होता था। फिर उसको हमें हाथ से कट करना है, उसको बॉईल करना है, फिर उस पर हमें टेस्ट लगाना है। अब वो इतना ज़्यादा स्मेल करता है, गंदा होता है, सब फील होता है, लेकिन हमारा काम ये कि हमें उस पर टेस्ट लगा के रिजल्ट देना है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम बोलने की नहीं मैं ये नहीं करूँगा, वो तो हमें करना ही है। राइट। सो बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो एक क्रिमिनल कर देता है या फिर ट्रेसेस उसके पीछे रह जाते हैं? क्या क्या वो सैंपल्स हो सकते हैं, ट्रेसेस हो सकते हैं? एक तो जो मैंने अभी आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई क्रिमिनल क्राइम कमिट करने जा रहा है तो उसको फियर रहता है। उस फियर को दूर करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ वो मेडिसिन लेगा, ड्रग्स लेगा, स्मोक करेगा, चाहे वो स्मोकिंग करे, नॉर्मल जो सिगरेट्स होती हैं वो स्मोक करे, वीड स्मोक करे, कुछ भी स्मोक करे, तो यूजुअली वो उस पर्टिकुलर क्राइम सीन पे ना ये सब ट्रेसेस छोड़ जाते हैं। और डर तो भाई सबको लगता है, ऐसा नहीं है कि बिना डर के आप काम करोगे। हमारी बॉडी है, एड्रेनालिन हमारे बॉडी में रिलीज़ हो रहा है। तो इन केसेस में जब वो साफ़ सफाई करने की कोशिश करते हैं क्राइम कमिट करने के बाद में, तो वो यूजुअली क्रिमिनल ये सोचता है कि मैं बहुत शातिर हूँ, मैं सब कुछ साफ़ कर दूंगा, ब्लड था मैंने ब्लड धो दिया, मैंने ब्लड पोंछ दिया, जो कपड़े थे जिसमें ब्लड था वो कपड़े जला दिए। अब
क्रिमिनल को ये नहीं पता कि आपका जो पोंछा हुआ ब्लड है वो आपको नेकेड आइज से नहीं दिख रहा है, लेकिन एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा वो वहाँ का वहाँ उसी सेम कंडीशन में दिख जाएगा जब हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। वो मैं यहाँ नहीं बता सकती, बट जो है ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है कि आप कितना ही सफाई कर लो वो हमको साफ़ किया हुआ ब्लड दिख जाएगा, और वो कहाँ कहाँ फ्लो होके गया है वो भी दिख जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि क्रिमिनल सोचते ज़रूर हैं कि वो बहुत शातिर हैं, बट एक्चुअली उन्हें ये नहीं पता होता कि इसके बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे अभी हम एक केस की बात करें तो अभी हमारा लेटेस्ट केस है ये दिल्ली का था, श्रद्धा वॉकर केस। उसमें भी जो क्रिमिनल था एक्चुअली में ये क्रिमिनल सच में शातिर था देखा जाए तो, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर आपने उसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान की चीज़ें देखी हों तो वो इतने ईजिली कह रहा था कि हाँ मैंने ही मारा है, मतलब ही वॉज नॉट गिल्टी एट ऑल। तो वो इस तरीके से बिहेव कर रहा था और उसने उसको मारने के बाद में उसने बाकायदा जो उसकी बॉडी को कट करने के बाद में उसने उसको फ्रीज़र में उसने उस बॉडी को रखा, और उसने धीरे धीरे करके एक एक बॉडी का पार्ट जो है वो छिपाने की कोशिश करी। और वो इतना शातिर था कि उसे पता था कि मुझे जो ब्लड एविडेंसेस हैं उनको कैसे हटाना है। बाकायदा उसने केमिकल्स का यूज़ करा। दूसरी चीज़ उसे ये पता था कि अगर मैंने बॉडी को प्रिजर्व करके रखा है तो वो स्मेल कैसे ना करे, क्योंकि वो एजुकेटेड था। वो एजुकेटेड होने की वजह से उसको काफ़ी नॉलेज था कि कैसे कैसे चीज़ें की जाती हैं। तीसरी चीज़, उसने धीरे धीरे उस बॉडी को फेंकना चालू करा, जिससे कि वो एक पार्ट इधर फेंकेगा एक पार्ट उधर फेंकेगा, थोड़े टाइम के बाद में बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी। ही वॉज थिंकिंग कि वो कभी पकड़ा जाएगा ही नहीं, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, लोग श्रद्धा को ढूंढते रह जाएंगे और वो कभी मिलेगी ही नहीं। बट वो ये भूल गया कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो वो तो ढूंढ लेंगे, कुछ भी कर लो। आज क्या आप ये केस 10 साल बाद भी खुलवाओगे ना तो भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो ये चीज़ है फॉरेंसिक की। यानी कि अगर मतलब जितना लेट हम होते हैं तो डेफिनेटली जो भी हमारे सैंपल्स होते हैं, जो भी हमारे प्रूफ्स होते हैं, वो कंटामिनेटेड होने के चांसेस होते हैं, राइट। सो क्या सच में जितना लेट होते जाएंगे चांसेस कम है कि हम उस केस को सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब अगर कोई केस हुआ है और आप उसको इमीडिएटली जाके सैंपल कलेक्ट कर लो और लैब भेज दो, और लैब में भेजने के बाद में भी वहाँ पे तुरंत अगर टेस्ट किया जाए तो वो बात अलग होती है, और लैब में भेजने के बाद में भी काफ़ी केसेस पेंडिंग जाते हैं। तो ये मतलब थोड़ी सी सैड रियलिटी है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की कमी है हमारे देश में। अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ज़्यादा हों तो वो चीज़ अलग, जल्दी जल्दी केस सॉल्व होंगे। केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जो है यहाँ पे डिले कर दिए जाते हैं। कई बार तो पता ही नहीं चलता है, पता चलता है 4-5 साल के बाद में पता चल रहा है कि ये केस है भी। तो अब उस क्राइम सीन पे आप पहुंच भी गए, 4-5 साल के बाद में आपको पता चल रहा है, 5 साल के बाद आपको क्या ही मिलेगा उस क्राइम सीन से? मिलेंगी चीज़ें, डिकम्पोज चीज़ें मिलेंगी आपको, जो है कुछ तो स्केलेटल रिमेन्स मिल जाएंगे, थोड़े बहुत सामान मिल जाएंगे, लेकिन जो फ्रेश चीज़ें आपको मिल सकती थी। मान लो अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट का केसेस है और आप उस केस को 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद जाके उस वहाँ का एग्जामिनेशन कर रहे हो तो कोई सेंस थोड़ी है, क्योंकि जो सीमेन मिलना चाहिए था उस जगह से वो सीमेन अब नहीं मिलेगा। वो वहाँ पे उसमें जो कंपोजिशन थी, केमिकल कंपोजिशन, वो कंटेमिनेट हो गई। आप सन का एक्सपोजर पड़ा होगा तो, एयर का एक्सपोजर पड़ा होगा तो, हर चीज़ की वजह से वो डिकम्पोज हो गई, वो ख़राब हो गई। तो जितनी जल्दी केस सॉल्व, जितनी जल्दी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए उतनी अच्छी रिपोर्ट्स आएंगी और उतनी जल्दी केस सॉल्व होगा। राइट। सो जैसा आपने कहा कि लोगों की कमी है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं कि लोग इसमें आ नहीं रहे हैं या फिर आने के बाद इसमें काम नहीं करते? चैलेंज कहाँ है? सबसे बड़ा चैलेंज तो लोगों को फॉरेंसिक की फील्ड में आगे बढ़ना कैसे है ये नहीं पता। बच्चों को ये पता है कि हाँ फॉरेंसिक की फील्ड है, हमें फॉरेंसिक की फील्ड में जाना है, वो अपनी पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो वो गड़बड़ कर जाते हैं, जो एजुकेशन के दौरान उन्हें जो चीज़ें बेसिकली पढ़नी चाहिए थी वो ना पढ़ के वो कुछ और पढ़ लेते हैं। और फिर दूसरी प्रॉब्लम, पहली चीज़ तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उन्हें गाइडेंस नहीं है, मेन चीज़ गाइडेंस। तो मैं यही करती हूँ कि मैं बच्चों को गाइड करती हूँ, जिससे कि अगर उन्हें इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो वो अपने लक्ष्य पर पहुँचें। अगर उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनना है तो वो बने, अगर उन्हें फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना है तो वो बने। तो गाइडेंस की कमी है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर यूजुअली क्या होता है कि वैकेंसीज जो निकलती, गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा कम इस फील्ड के बारे में ध्यान देती है।
तो यूजुअली वैकेंसी वो निकालते नहीं हैं, और निकालते भी हैं तो काफ़ी कम नंबर में। बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, वैकेंसी जो है वो निकल ही नहीं रही है। 8-8 10-10 साल से बच्चे वेट कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी निकलेगी नहीं। अब फाइनली जाके हमारी सरकार ने इस फील्ड पे ध्यान दिया है, और अभी कुछ टाइम पहले का ही एक जो है बयान आया था इनका, अमित शाह जी का कहना था, उन्होंने बोला था ये कि हम हर साल, आज से 3 साल बाद हम हर साल 30,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे, जिससे कि हमारे देश में जो पेंडिंग केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। तो एक हमारे मन में होप आया है कि इस फील्ड में जो है आपको वैकेंसीज का नंबर देखने मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में। अभी भी वैकेंसीज आती हैं, ऐसा नहीं है, हर महीने आती हैं किसी न किसी स्टेट में। बट अगेन प्रॉब्लम क्या है, बच्चों ने गलत क्वालिफिकेशन ली हुई होती है बीएससी के दौरान या एमएससी के दौरान, जिसकी वजह से वो उस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होते हैं। तो अगर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही गलत कर लोगे तो फिर आप जो है जॉब नहीं पा पाओगे इस फील्ड में। और वही आपको अगर अपने 12th के बाद से ही प्रॉपर गाइडेंस मिली है कि आपको कैसे 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 एक एक सीढ़ी चढ़नी होती है, अगर आपको वो मिली है गाइडेंस, तो आप उसी रास्ते जाओगे, आप इधर उधर होके नहीं जाओगे। तो दैट इज़ द थिंग कि मैं चाहती हूँ कि अब जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर पता चले कि कैसे आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अगर आप बिना गाइडेंस के जाओगे तो आप जो है आप जॉबलेस एंड करोगे। फिर फॉरेंसिक की फील्ड को बदनाम करते हैं कि इस फील्ड में जॉब नहीं है, इस फील्ड में वैकेंसी नहीं है, इस फील्ड में तो बच्चे बेरोजगार रह जाते हैं। प्रॉब्लम बेरोजगारी नहीं है, प्रॉब्लम गाइडेंस है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। मैंने ऐसा भी सुना है कि फोरेंसिक साइंस में पैसा नहीं है, ये भी एक रीज़न है क्या? सच में पैसा नहीं है या फिर कितना पैसा है? पैसे की अगर बात करें तो अगर हम ऐसे कंपैरिजन करें तो ऐसे तो आर्मी की फील्ड में जो जाता है वो कभी पैसे की सोच के नहीं जाता है, वो एक देशभक्त होता है। और अगर आप फॉरेंसिक की फील्ड में आ रहे हो तो मेरा ये मानना है कि आपको भी अगर किसी के लिए कुछ करने की चाह है, अगर आपको ये है कि नहीं मुझे जो है बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है, मुझे इस व्यक्ति को न्याय दिलाना है, अगर आप न्याय के लिए काम करते हो ना तो आप पैसे की नहीं सोचोगे। और अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो तो फिर आप फॉरेंसिक की नहीं सोचोगे। तो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में एक फिक्स्ड सैलरी होती है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी सैलरी जो है मेरे कैलिबर के हिसाब से बढ़ जाएगी, वो नहीं है पॉसिबल। हर फील्ड में अलग अलग, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग सैलरी है और वो फिक्स है, और वो डेफिनेटली एक फिक्स नंबर है। बहुत हाई सैलरी आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर महीने आपको 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत मिनिमम अमाउंट मिलता है। तो अगेन अगर आप डेडिकेटेड हो देश के लिए और किसी के लिए न्याय दिलाने के लिए, तभी आप इस फील्ड के लिए हो। अगर आप पैसे के लिए इस फील्ड में आ रहे हो तो मैं ये बोलूँगी कि अभी भी टाइम है, आप अपनी फील्ड बदल लो, ये आपके लिए नहीं है। ओके, सो प्रियांशु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे कॉमन केस क्या होता है? ड्रग्स, पॉइजन या फिर क्या? वैसे तो हर टाइप के केसेस देखने मिलते हैं, बट अगर एक्चुअली लोकेशन पर डिपेंड करता है कि उस लोकेशन में सबसे ज़्यादा किस तरीके के क्राइम कमिट होते हैं। अगर कहीं पे जो है कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे चोरी ज़्यादा होती है, रॉबरी, डकैती, ये सब ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उस टाइप का केस मिलेगा। जनरली अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में जो होता है कि हमें पॉइज़न के केसेस देखने मिलते हैं। और पॉइज़न भी ऐसा होता है कि यूजुअली लोग जो है पॉइज़न खा के सुसाइड कर लेते हैं। चाहे हम फार्मर्स की बात करें या हम जो है डाउरी केसेस की बात करें, तो बहुत ज़्यादा नंबर में हमें डाउरी केसेस देखने मिलते हैं। डाउरी डेथ के केसेस सबसे ज़्यादा मिलते हैं। यूजुअली लड़कियों को जो है रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, जिसकी वजह से या तो लड़की खुद सुसाइड कर लेती है या फिर जो है उसको इतना मारा पीटा जाता है या कुछ ऐसा खिला दिया जाता है तो उस कारण से उसकी डेथ हो जाती है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो लड़की प्रेग्नेंट है और गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो लड़की के साथ साथ जो उसकी बच्ची है उसको भी मार दिया जाता है। इस टाइप के बहुत केसेस देखने को मिलते हैं पॉइजन रिलेटेड। राइट, सो बेसिकली जो गांव का इलाका होता है, ग्रामीण इलाका होता है, वहाँ पर केसेस ज़्यादा होते हैं या अर्बन में? वैसे तो देखा जाए तो अर्बन एरियाज़ में केसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जितना बड़ा शहर उतना ज़्यादा क्राइम। अब हम दिल्ली की ही बात कर लें अगर, तो क्राइम कैपिटल है ये हमारी, तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। राइट।
सो बेसिकली मैं आपसे ना एक केस और डिस्कस करना चाहता हूँ जो है सो प्रियांशी, अभी रिसेंटली ना गोवा बेंगलोर का एक केस सामने आया है जो कि किसी एक CEO का है, तो उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ, तो वो अभी जो केस है इसमें भी क्या हुआ कि बेसिकली एक लेडी है, तो वो काफ़ी पढ़ी लिखी, और ऐसा नहीं हम बोलें कि अनएजुकेटेड, काफ़ी पढ़ी लिखी एक कंपनी की CEO वो, और बहुत उसका नाम, काफ़ी नाम है, यूजुअली लोग समझ भी गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। उस केस में ये हुआ कि उसने क्या किया, वो जो लड़की थी उसने ना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए प्लान किया कि मैं गोवा जाके सेलिब्रेट करती हूँ। तो उसका 4 साल का बेटा है, और 4 साल के बेटे के साथ में उसने 10 दिन का प्लान किया कि मैं जाऊंगी गोवा में। 10 दिन की उसने होटल बुक कराई, और वो गोवा चली गई अपने बच्चे के साथ में। वो उसमें होटल में उसने चेक इन किया, और वो वहाँ एक दिन रही, दूसरे दिन जो है वो फिर अपने बच्चे के साथ में बाहर आई। लेकिन तीसरे दिन उसने क्या किया, तीसरे दिन वो होटल मैनेजर को कॉल करती और बोलती कि मुझे बैंगलोर वापस जाना है, कुछ अर्जेंट है, क्या आप मुझे कैब बुक करा सकते हो? तो उसने बोला कि गोवा से बैंगलोर काफ़ी दूर है मैम, आप फ़्लाइट ले लीजिए। सो उसने बोला कि नहीं, मैं तो है, मुझे आप कैब करा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो कैब करा दो। तो उसने कैब बुक करा दी, और कैब आती है, और वो अपना सामान जो है, उसका लगेज जो था, वो होटल वाले और जो कैब का पर्सन था, ड्राइवर, वो लगेज जो है अपना रखवाते हैं, और वो वहाँ से निकल जाती है। 10 दिन की बुकिंग थी जिसमें वो 2 दिन बस रही, और वो एंटर हुई अपने बच्चे के साथ में, और वो लौटी अकेले। थोड़ा सा ये होटल वालों को तब तो कुछ खास नहीं लगा, गेस्ट आते हैं चले जाते हैं, यूजुअली इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं था। अब वो वहाँ से निकल गई। अब हुआ ये कि जब होटल में रूम क्लीनिंग हो रही थी, रूम क्लीनिंग के दौरान वहाँ पे उन्होंने जो काम कर रहे थे वर्कर्स, उन्हें ब्लड के स्पॉट्स मिले। तो उन्होंने इंस्टेंटली पुलिस को फ़ोन लगा के ये बात इन्फॉर्म करी कि ऐसा ऐसा गेस्ट आया था। अब इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही पुलिस ने कैब ड्राइवर को फ़ोन किया, क्योंकि वो अभी भी बैंगलोर बहुत दूर है, वो ऑन द वे है। जब कैब ड्राइवर को फ़ोन किया, उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन कौन है। उन्होंने बोला कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज में उन्होंने बात करी कि ये है और हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो पुलिस ने उस ड्राइवर को ये बोला कि डोंट रिएक्ट मत करना, बस हम जो बोल रहे हैं वो फॉलो करना। और पुलिस ने उसको ये इंस्ट्रक्ट करा कि जहाँ पर भी हो वहाँ के आसपास के पुलिस स्टेशन पहुँच जाओ, बस इतना कर लो। तो वो वहाँ के पुलिस स्टेशन जो है पहुँच जाता है उनको, उस लेडी को लेके, और वो लेडी पूरे रास्ते शांत एकदम, कुछ नहीं बोलती है, वो कुछ बात नहीं करती, ना फ़ोन पे बात करती, कुछ भी नहीं करती है। और वो उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, उसकी महिला की जो है सामान की चेकिंग की जाती है, तो बैग खुलता है। बैग के अंदर उसने क्या करा था, सामान रखा, कपड़े रखे, कपड़े के नीचे खिलौने उस बच्चे के, और उन खिलौनों के नीचे बॉडी मिली। अब हाँ, तो और वो नॉर्मल रिएक्ट करी थी, ऐसा नहीं। जब यूजुअली क्या है कि जब पुलिस सामने आ जाए तो डर जाता है इंसान, पर पुलिस ने पूछा ये आपका सामान है? उसने बोला हाँ। हम चेक कर सकते? उसने बोला हाँ। नॉर्मल रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं उसका। पुलिस ने चेक करा, सामान पकड़ा गया, उसको गिरफ्तार किया गया, और फिर गोवा से उसको बैंगलोर लाया गया, क्योंकि ये केस बैंगलोर पुलिस का था, तो ये वहाँ लाया गया। तो जब उससे बातचीत की गई तो उससे ये पता चला कि वो ये नहीं चाहती थी कि जो उसका एक्स हस्बैंड है, इस लेडी की लव मैरिज थी, तो इनका डाइवोर्स हुआ कुछ रीजंस की वजह से। डाइवोर्स हुआ तो ये उस बच्चे को अपने पिता से मिलने नहीं देती थी। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आपको हर वीकेंड या जब भी इस बच्चे के पिता मिलना चाहेंगे तो आप इनको रोक नहीं सकते हो, आपको मिलवाना पड़ेगा। ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया। अब ये नहीं चाहती थी कि इसका एक्स हस्बैंड खुश रहे, और उसकी खुशी उस बच्चे में थी, और सिर्फ यही कारण था, इतना हेट्रेड उसके अंदर था कि उसी वजह से उसने अपने 4 साल के बेटे को गला दबा के मार दिया। तो ये बहुत ही यानी कि आप सोच सकते हो कि कोई पर्सन किसी के लिए कितना ज़्यादा हेट्रेड बिल्ड कर सकता है कि वो अपने खुद के बेटे को इतने बुरे तरीके से मार सकता है। और उसने काफ़ी सारे झूठ बोले। एक्चुअली में उसने ये एक्सेप्ट करा ही नहीं कि उसने अपने बेटे को मारा है। बहुत टाइम तक उससे बातचीत की गई, और वो बोल रही थी नहीं, मैंने अपने बेटे को नहीं मारा है। बल्कि वो बहुत क्लियर था कि सब चीज़ें रिकॉर्डेड थी, सब कुछ एविडेंसेस थे सामने कि उसने ही मारा है, बट उसने एक्सेप्ट नहीं करा। और जब उससे पूछा गया कि आप ये बॉडी लेके क्यों जा रहे थे, वो चाहती तो वहीं कहीं उस बॉडी को डिस्पोज कर देती, तो उसका ये जवाब आता है कि मैं अपने बेटे को हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी।
नाउ अगेन ये कितना ज़्यादा वियर्ड आंसर है कि आप उस डेड बॉडी को अपने साथ में हमेशा रखना चाहते थे, इसलिए आप उसको लेके जा रहे हो। तो फिर काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट की मदद ली गई इस केस में, क्योंकि अगर यूजुअली होता ये है कि जो सस्पेक्ट है उसके पास में राइट होती है कि वो कुछ ना बोले, राइट टू रिमेन साइलेंट, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो साइकोलॉजिस्ट की मदद ली गई। तो हमारी फील्ड में फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो जो बेसिकली क्रिमिनल्स से बात करते हैं, डील करते हैं। तो उन्होंने यही सलाह दी कि जो है वो अभी सदमे में है लेडी, वो ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही कि उसने ऐसा क्राइम कमिट कर दिया है। तो काफ़ी टाइम तक ये इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, एट द एंड उसने एक्सेप्ट कर ली ये चीज़। एक टेस्ट होता है नार्को टेस्ट, वो क्या होता है? नार्को टेस्ट जो होता है उसमें यूजुअली एक ड्रग दी जाती है। ड्रग की वजह से जो पर्सन होता है वो अपने सेंस में नहीं रहता है, कम्प्लीटली नहीं ऐसा होता है, कम्प्लीटली नींद में नहीं जाता है, कम्प्लीटली जगा हुआ भी नहीं होता, वो उस बीच की स्टेज में होता है जब वो सोच नहीं पाता। और यूजुअली जब आप अनकॉन्शियस स्टेट में होते हो तो आप सच ही बोलते हो, ऐसा माना जाता है कि आप सच ही बोलोगे, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाता। झूठ बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, प्रोसेस लगती है दिमाग में कि हम बिल्ड कर रहे हैं। तो जब आपका दिमाग वो काम कर ही नहीं रहा, आप ब्लैंक हो चुके हो, तो उस टाइम पे जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो आपके मुंह से सच ही निकलता है। तो ये एक टेस्ट होता है, नार्को एनालिसिस जिसे बोलते हैं, नार्को टेस्ट बोलते हैं। इसमें एक ड्रग इंजेक्ट की जाती है और वो अमाउंट फिक्स होता है उस ड्रग को इंजेक्ट करने का, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इंजेक्ट कर दोगे तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसके भी एक्सपर्ट्स होते हैं, फॉरेंसिक नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट होता है, एक कम्प्लीटली डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ पर उस पर्सन को ले जाया जाता है, उस ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है, और डॉक्टर्स होते हैं आसपास में, उनकी प्रेजेंस में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर वो जो जवाब आता है वो रिकॉर्ड करके उस हिसाब से रिपोर्ट तैयार की जाती है। राइट। तो मतलब ये फोरेंसिक से रिलेट करता है, नहीं करता? बिल्कुल करता है ये। बेसिकली आपके हिसाब से जो भी एक क्रिमिनल है उनका मतलब माइंड कैसे काम करता है? क्या सभी क्रिमिनल्स को कुछ बीमारी होती है? क्योंकि जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि हर किसी में ना कुछ मतलब अलग है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, तो क्या सभी को बीमारी होती है? नहीं, बीमारी नहीं, एक चीज़ होती है कि हर इंसान ना बहुत डिफरेंट होता है। कोई बहुत हाई आईक्यू का होता है, कोई मीडियम होता है, और कोई एकदम बिलो एवरेज, एकदम लो होता है। तो हर इंसान अपने अपने तरीके से काम कर रहा होता है। यूजुअली देखने को ये आता है कि जो बहुत हाई आईक्यू वाले होते हैं ना, यूजुअली वो ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड रहते हैं, क्योंकि जब उनका हाई आईक्यू होता है तो वो उस आईक्यू को या तो आप अच्छे काम में लगा लो या आप बुरे काम में लगा लो, तो उनका दोनों तरीके से दिमाग चलता है। तो यूजुअली क्रिमिनल्स बहुत हाई लेवल के आईक्यू वाले होते हैं। छोटे मोटे क्रिमिनल्स की बात नहीं कर रहे कि जो छोटा मोटा क्राइम करके तुरंत पकड़े गए, उनकी बात अलग है, लेकिन अब देखा जाए तो क्रिमिनल्स बहुत शातिर होते हैं। और स्पेशली सीरियल किलर्स के बारे में हम जो सुनते हैं, सीरियल किलर्स जो हैं वो यूजुअली चैलेंज करते हैं। तो अगर हम सीरियल किलर्स की बात करें तो वो डेफिनेटली मेंटली कुछ ना कुछ उन्हें ट्रॉमा हुआ है, या तो क्राइम कमिट जिसने किया है, या तो आपकी किसी से दुश्मनी है, सीधी बात, तो मैंने उसका मर्डर कर दिया, ख़त्म। या फिर आप बिना दुश्मनी के किसी को क्यों मार रहे हो, कोई रीज़न ही नहीं है उसके पीछे। तो जब बिना रीज़न के किसी को मारा जाता है तब ये समझ में आता है कि ये पर्सन मेंटली स्टेबल नहीं है, या तो इसका कुछ ट्रॉमा है, यूजुअली ट्रॉमा होते कि बचपन का ट्रॉमा है, या फिर इसके साथ में ऐसी कोई घटना हुई है, या इसके फैमिली मेम्बर्स के साथ में जिसको लेके इस मान लो किसी के पेरेंट्स के साथ में कोई घटना हुई है, तो अब वो घटना में अगर कोई इन्वॉल्व था तो उसको उस हर इंसान, उस जैसे दिखने वाले इंसान से चिढ़ हो जाएगी और वो उस हर इंसान को मार देगा। तो ऐसा ये जो है ये मेंटली परेशान आदमी है, कुछ ना कुछ उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और फिर जो है जैसे अगर इस लेडी की बात करी जाए बैंगलोर वाली, वो सिर्फ हेटरेट था, वो कोई मेंटल परेशान नहीं थी, कोई इसको मेंटल ट्रॉमा नहीं था, बस हेटरेट था जो इस तरीके से इम्पल्सिव होकर उसने ऐसा डिसीजन लिया। तो 50-50% होता है, 50% साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं यूजुअली सीरियल किलर्स में, ऐसा देखने मिलता है, और 50% सिर्फ बदला लेना होता है, वो वाला फीलिंग की वजह से वो ऐसे क्राइम कमिट करते हैं। राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी है पर्सन है, कोई भी क्रिमिनल है जिसको साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, तो उनको सज़ा मिलती है या फिर उनको असाइलम में भेजा जाता है या फिर उनको डॉक्टर्स के पास भेजा जाता है? अगर ये प्रूफ हो जाता है, अगर जो लॉयर है उनका, अगर वो लॉयर, अपोजिशन का लॉयर क्रिमिनल को ये बोलता है कि नहीं इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, और ये प्रूफ हो जाता है, तो फिर उसको सज़ा मिलेगी।
क्योंकि अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है तो वो आपका सीधा सीधा क्राइम है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। पर अगर वो पर्सन साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है तो फिर उनको भेजा जाता है, रिहैब सेंटर्स होते हैं, उन रिहैब सेंटर्स में उनको भेजा जाता है। अब जैसे अगर हम बात करें कि जो जुवेनाइल्स होते हैं 16 साल से कम एज के जो होते हैं, हाँ पहले 18 साल थी, फिर उसको कम करके बेसिकली निर्भया केस के बाद में ही ये एज जो है कम करी गई कि 16 साल कर दी गई। तो जो माइनर्स होते हैं उनको हम क्रिमिनल्स के तौर पे नहीं रखते हैं, उनको जो है हम हमेशा करेक्शन सेंटर्स भेजते हैं। होते वो बेसिकली ऐसे ही है, पूरा जेल की तरह होते हैं, बट वहाँ पे आपको ऐसे ना आपसे जो आपको टॉर्चर नहीं किया जाता है। वहाँ पे क्या होगा, जेल में क्या होगा, जेल में मार पीट टॉर्चर सब होगा, हर तरीके से आपको सुधारेंगे, काम भी करवाएंगे, पैसा भी आपको वहीं कमाना है, सब कुछ करना है। लेकिन वहाँ पे आपको क्या करा जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, आपको थेरेपीज़ दी जाएंगी जिससे कि आपने जो भी गलती की है उसको आप सुधार सको। तो उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती है, रिहैब सेंटर्स में या करेक्शन सेंटर्स में भेजते हैं। राइट। अच्छा एक बात बताना आपकी कि क्या सच में ऐसा होता है कि कोई भी हमें सबूत मिल गया या फिर जो स्केच आर्टिस्ट होता है वो कोई भी पिक्चर बना देते हैं तो 3D में या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम सीरियसली कुछ प्रूफ्स के साथ में, कुछ सैंपल्स के साथ में पूरा एक पर्सन का एक फिगर हम बना सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक्चुअली एविडेंसेस का यूज़ करके हम स्केच नहीं बना सकते, फिगर्स नहीं बना सकते। बात ये होती कि जैसे किसी ने उसको देखा, उस पर्सन को, वो आके आपको बता रहा है कि वो ऐसा दिखता था, वैसा दिखता था, आंखें ऐसी थी, उसका फेस कट ऐसा था। उन चीज़ों के बेसिस पे जो स्केच आर्टिस्ट होता है वो स्केच बना सकता है। एकदम जो हम मूवीज़ में देखते हैं और एकदम ही बन के आ गया और एकदम एक्यूरेट लग रहा है, तो वो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा मैच होता होता, आईज़ मैच हो रही है, नोज़ मैच हो रही है, या फिर कई बार जो अब तो हमारे पास में एक्चुअली में टेक्निक्स आ गई, सॉफ्टवेयर से हाथ से स्केच बनना बंद हो गया, अब कोई हाथ से नहीं बनाता है। ये सेम चीज़ जो है वो हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके स्केच डेवलपमेंट करते हैं, तो वो और एक्यूरेट देता है आपको आंसर। अगर हमें स्कल मिल जाता है ना तो उससे तो पूरी इमेज बन के आ जाती है। स्कल मिला है, और ऐसा भी नहीं होता कि स्कल मिला अब हम स्कल से क्या ही अंदाज लगाएं। हमें जैसे हमारे पास फ़ोटो है कि ये शायद विक्टिम है, तो इस विक्टिम को हम इस स्केलेटन के साथ मैचिंग करते हैं, तो वो एक्यूरेसी दिखाता है कि ये 50% मैच हो रही है, ये 60% मैच हो रही है। तो ऐसे मैचिंग करके सुपर इम्पोजिशन किया जाता है। हम ऐसे एकदम ऐसे नहीं कि हमने सॉफ्टवेयर में डाला और फोटो बन के आ गई, ऐसा भी नहीं होता है। हमारे पास डेटा होता है, तो उस डेटा से मैच किया जाता है। राइट। सो प्रियांशी, जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, क्या इन चीज़ों से हमारी जो एक्यूरेसी है, जो रिलायबिलिटी है, वो भी बढ़ गई है? रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी बिल्कुल बढ़ी है। यानी कि आप जो है यहाँ पे अब प्रेडिक्शंस पे काम नहीं कर सकते हो, आप कंफर्म या नॉट कंफर्म्ड पे काम करते हो। बट अगर एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट आपको कोर्ट में बुलाया जाता है, तो कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आई एम 100% श्योर, क्योंकि ये रूल है। इवन हम देखते हैं कि साइंस के बच्चों को 100 मार्क्स कभी नहीं मिलते हैं, सब कुछ सही होने के बाद भी आपका 1 नंबर कटेगा, क्योंकि ये रूल है। एंड दैट सेम थिंग इज अप्लाइड ऑन forensic science also. A forensic expert will never say that I am 100% sure, because there is definitely 1% chance of error that we need to leave. तो 1% चांस हमेशा छोड़ते हैं, और हमेशा जो है हमसे सिर्फ जितना पूछा गया है, हम कभी भी अपने हिसाब से एड ऑन नहीं करते हैं कोई भी चीज़। हमारे पास में अगर ब्लड के सैंपल्स आए हैं और हमें पूछा गया है कि क्या ये ब्लड है, आपको ये बताना है, ब्लड भी ह्यूमन ब्लड है या एनिमल ब्लड है ये बताना है, और अगर उसके आगे पूछा गया है कि इस ब्लड से आपको डीएनए प्रोफाइलिंग भी करनी है, तब तो हम आगे का स्टेप करेंगे। और अगर हमसे सिर्फ यहीं पे एंड कर दिया गया तो हम सिर्फ इतना बताएंगे। फिंगरप्रिंट आया है, हमसे पूछा है कि ये फिंगरप्रिंट के पैटर्न्स बता दो, किससे मैच हो रहा है, कितने इसमें पैटर्न्स पाए गए हैं, ये पूछा तो बता दो। हमें कभी वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं क्या ये फिंगरप्रिंट इस इंसान का है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है, और हम कभी आंसर देते भी नहीं हैं। हम रिपोर्ट जो प्रिपेयर होती है वो हमेशा जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में ही प्रिपेयर होती है, और हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं बोला जाता है। एक बात इसमें ये भी होती है कि हम नहीं फंसना चाहते,
और आप जो रिपोर्ट में लिख रहे हो वो रिपोर्ट आपको कोर्ट में जाके एक एक शब्द समझानी है। तो थिंक बिफोर व्हाट यू राइट इन दैट। एक एक शब्द पे आपको, जो लॉयर है ना, लॉयर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो, और अगर लॉयर को फॉरेंसिक के बारे में ज़रा सी भी जानकारी है तो वो लॉयर उस रिपोर्ट पे इतने क्वेश्चंस करेगा कि आप जवाब देते देते थक जाओगे। इसलिए रिपोर्ट प्रिपेयरिंग बहुत सेंसिटिव काम है जो बहुत ध्यान से करना होता है। बाकी हाँ, अगर रिपोर्ट में लिखा है ये ब्लड है तो ये ब्लड है, फिर कोई उसको बदल नहीं सकता। अगर रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये डीएनए इस डीएनए के पर्सन से मैच हुआ है तो हुआ है, ये आप बदल नहीं सकते हो। ये एक्यूरेसी फॉरेंसिक साइंस आपको देता है। राइट। इसके अलावा हमने देखा है कि जैसे कुछ वेब सीरीज़ की बात करूँ तो जैसे ही कोई लैब में कोई बॉडी है वो लेटी हुई है, उसके बाद जैसे ही उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो एक डिवाइस होता है, आई थिंक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, उसको ऑन करते हैं, फिर बताते हैं टुडे इज़ मार्च 19 एंड बॉडी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। हाँ। तो ये क्या प्रोसेस होता है ये? एक्चुअली पहली बात तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम नहीं होता, ये डॉक्टर का काम होता है। तो इसमें होता ये है कि जब भी ऑटोप्सी, हम पोस्टमार्टम को साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑटोप्सी बोलते हैं, तो जब ऑटोप्सी होती है तो ऑटोप्सी का एक रूल होता है कि आपको, पहली बात तो ऑटोप्सी कभी रात में नहीं होती है, ये रूल फिक्स है। अगर वो ऑटोप्सी रात में हो रही है, मैं बता रही हूँ एक्चुअली, अगर रात में वो ऑटोप्सी हो रही है तो उसको बहुत ज़्यादा इतना हाई प्रोफाइल केस है कि कोर्ट से ऑर्डर आया है, आपको ऊपर से ऑर्डर है, तभी आपको उस पर काम करना पड़ रहा है। रात में ऑटोप्सी क्यों नहीं होती है? यूजुअली क्या है, नेचुरल लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप किसी भी चीज़ पे काम करते हो, ट्रेस एविडेंसेस पे काम करते हो, और रात में ऐसा लॉ है कि आप इस पे काम नहीं करोगे, नाइट टाइम पे बॉडी पे काम नहीं होगा, ऑटोप्सी सिर्फ दिन में की जाएगी। और ऑटोप्सी करने के लिए भी एक फिक्स प्लेस होती है कि हॉस्पिटल की मॉर्चरी में, जहाँ पे बॉडी स्टोर की जाती है, हॉस्पिटल की मॉर्चरी में होगी, और उधर कोई ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, डॉक्टर और डॉक्टर का असिस्टेंट बस। हमने मूवीज़ में भी देखा है कि 2 लोगों से ज़्यादा वहाँ नहीं पाए जाते। सीआईडी को तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, सीआईडी में तो वो चारों तरफ पूरे एसीपी प्रद्युमन और सब घूम रहे होते हैं बॉडी के, वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। सीआईडी इज़ ज़ीरो इन फॉरेंसिक साइंस, वो सिर्फ एक फिक्शनल शो है जो मज़े के लिए बनाया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें सही। तो होता ये है, जब वो बोला जाता है, टाइम बोला जाता है, प्रॉपर नाम बोला जाता है, वो जो बॉडी है किसकी, कौन ऑटोप्सी कंडक्ट करा रहा है, साथ में कौन है, ये सब बोला जाता है। क्योंकि वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ऑटोप्सी की, वो कोर्ट में सबमिट होती है कि कहीं, क्योंकि वहाँ पे अगर ऑल्टर कर दिया गया एविडेंसेस को तो कौन उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, वहाँ ऑल्टर हुआ यानी कि सब गड़बड़। इसीलिए पूरी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में ही होती है। और एक बात और, हर ऑटोप्सी की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ऑटोप्सी के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कोई मेडिको लीगल ऑटोप्सी होती है, एक क्लिनिकल ऑटोप्सी होती है। ये ऑटोप्सी इस बेसिस पे होती है, कई बार जैसे किसी की डेथ हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी डेथ जो है वो मर्डर ही हो, लेकिन फिर भी फैमिली ये जानना चाहती है कि इस पर्सन की मृत्यु का कारण क्या था, तब वो अगर हो रही है तो वो क्लिनिकल ऑटोप्सी है। मेडिको लीगल ऑटोप्सी तब होती है जब कोई केस किया गया हो, जब परिवार वालों को शक हो कि इसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई है, इस डेथ के पीछे कुछ कारण है, तो वो मेडिको लीगल ऑटोप्सी होती है। तो यूजुअली क्लिनिकल ऑटोप्सी में वीडियो रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेडिको लीगल ऑटोप्सी में वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट होता है। सो प्रियांशी, काफ़ी सारे ऐसे कोल्ड केसेस होते हैं जो सॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत पहले ना उन पर रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है लेटेस्ट से। तो ऐसे क्या चेंजेस हैं जो हमें मतलब इन्वेस्टिगेशन में देखने को मिलेंगे? क्या वो टेस्ट दोबारा से होंगे क्योंकि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई है? हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। कई सारे ऐसे केसेस हैं जो बंद पड़े हुए हैं, यानी कि हम भी जानते हैं कि सालों पुराने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, कई केसेस तो क्लोज हो चुके हैं कि क्लोज इन द सेंस पेंडिंग है, पड़े हुए हैं, कोई इस पर काम ही नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के केसेस को हम यूजुअली कोल्ड केसेस करते हैं कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तो हो चुका है, लेकिन अब आगे उस पर काम नहीं हुआ, वो अनसॉल्व्ड ही पड़े हुए हैं। उन केसेस पे भी काम हो सकता है, वो वापस ओपन होंगे, केस फाइल वापस ओपन होगी, पूरी प्रोसीजर फिर से की जाएगी, और जो एविडेंसेस अब बचे हुए हैं, क्योंकि आप जो भी केस है अगर वो अनसॉल्व है तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हटाई नहीं जाती है। एविडेंसेस भी होंगे मौजूद उनके पास में, पेपर्स भी सारे होंगे, डॉक्यूमेंट्स भी सारे होंगे, तो उन केसेस को वापस उठाया जाए, वापस उन पर रिसर्च की जाए। ये बात ज़रूर है कि उतनी एक्यूरेसी नहीं रहेगी, क्योंकि वो मैंने बताया कि बाय टाइम
एक फोरेंसिक के कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो एक उसमें भी ऐसा एक लॉ है कि लॉ टाइम के साथ में चीज़ें जो हैं वो एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो अब इतना टाइम हो गया, 10 साल पुराना कोई केस था, तो इतना एक्यूरेट नहीं आ पाएगा उसमें रिजल्ट, लेकिन वो ओपन होके वापस उस पर काम हो सकता है, न्यू टेक्निक का यूज़ करके वापस हम उस पर काम कर सकते हैं और वो डेफिनेटली सॉल्व हो सकता है और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ में। पर अब वही है, यूजुअली 10, 12, 15 साल के बाद में लोग जो होते हैं, लोग ही छोड़ देते। प्रॉब्लम ये है उन केसेस की कि लोग छोड़ देते कि यार हटाओ, इतने साल से परेशान होते आ रहे हैं, पैसे भी लग रहे हैं, सब कुछ है, छोड़ दो। तो वैसे केस जो है वो पड़े रहते हैं, वो सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं। सो प्रियांशी, मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं हमारी हिस्ट्री में, कुछ लोग हुए हैं जिनका ब्रेन ना अभी भी कहीं ना कहीं स्टोर है। जैसे कि हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं और भी काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हैं। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि कुछ रीज़न ये है कि ताकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है जो एडवांस हो जाएगी आने वाले कुछ सालों में, तब हम उनके ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर सकें और उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जान सकें। आपके हिसाब से ये सब क्यों किया जा रहा होगा? एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान साइंटिस्ट जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, तो सो डेफिनेटली ही इज़ अ यूनिक पर्सन। अब हर कोई जानना चाहते हैं कि किसी इंसान का ब्रेन इतनी ज़्यादा हाई आईक्यू का कैसे हो सकता है, कुछ तो डिफरेंस होता होगा। यूजुअली बेसिकली ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या हर इंसान का ब्रेन अलग अलग होता है, क्या हर इंसान का ब्रेन अलग अलग तरीके से वर्क करता है। क्योंकि जनरली हम ये कहते हैं कि बॉडी तो सबकी सेम है, ब्रेन तो सबका सेम है, आँख नाक मुंह नाक सबका सेम है, तो हम ये बोलते हैं कि पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि नहीं, जब ये बच्चा कर सकता है तो मेरा बच्चा भी कर सकता है। तो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऐसा नहीं है, हर बच्चे का अपना अपना लेवल होता है। यूजुअली घर में अगर आपके यहाँ 2 बच्चे हैं तो वो दोनों अलग हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार तुम तो इतने होशियार हो, फिर तुम्हारी बहन क्यों नहीं है, क्योंकि वो 2 अलग अलग पर्सन हैं। और यही चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फ्रंटल पार्ट, फिर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और हर पार्ट जो ब्रेन का होता है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, हर पार्ट अलग अलग एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई स्पीच के लिए, कोई लर्निंग के लिए, कोई रीडिंग राइटिंग के लिए, कोई मेमोरी के लिए। तो कई बार हमने इवन ये भी सुना है कि जो है ये इंसान पिछले जन्म की मेमोरीज स्टोर करके आया है, ऐसा भी हम कुछ सुनते हैं। मुझे नहीं पता वो कितना एक्यूरेट है, बीइंग फ्रॉम साइंस फील्ड में ये नहीं 100% बोल सकती हूँ, बट हाँ इस पे भी स्टडीज़ हुए हैं कि हाँ मेमोरीज कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहती हैं। जो हमारा मेमोरी वाला पार्ट होता है ब्रेन का, वहाँ पे मेमोरीज स्टोर होती है। नहीं तो एक हमें भी अपने बचपन की चीज़ याद कैसे है, हमें तो किसी ने याद नहीं करवाई, पर हमें याद है कि हम जब 2 साल 4 साल 5 साल के होंगे तब कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई होगी जो कहीं ना कहीं स्टोर रह गई, तो वो मेमोरी पार्ट है। अब अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन की बात करें तो उनके ब्रेन को उनकी डेथ के 7.5 घंटे बाद में प्रिजर्व कर लिया गया था, क्योंकि यूजुअली ब्रेन डेथ सबसे पहले अकर होती है। जब भी किसी की डेथ होती है तो ब्रेन डेथ होती है सबसे पहले। ब्रेन काम करना बंद कर दिया आपका, यानी सब काम करना बंद कर दिया, सब कुछ ब्रेन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे उनका ब्रेन उन्होंने प्रिजर्व किया गया और बेसिकली जब इस पर स्टडी की गई, स्टडी करने पे ऑटोप्सी हुई, ब्रेन की ऑटोप्सी हुई। स्पेसिफिकली ब्रेन की ऑटोप्सी में ये पता चला कि एक लाइन होती है ब्रेन में, तो कुछ लाइंस उनके ब्रेन में मिसिंग थी और कुछ लाइंस जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा साइज़ में थी, और इवन उनका जो ब्रेन था वो भी साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंट था। अब बहुत थोड़े थोड़े डिफरेंसेस की वजह से ही क्या होता है कि पर्सन के आईक्यू में चेंजेस आ जाते हैं। तो इस पर स्टडी की गई और साइंटिस्ट यही बेसिकली जानना चाहते हैं कि क्या सबके ब्रेन एक से काम करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के ब्रेन किस तरीके से काम करते हैं, बस यही जानना है और कुछ ऐसा बहुत खास नहीं उन्हें जानना होता है। तो स्टडीज़ यही बताती हैं कि हर किसी का ब्रेन एक सा नहीं होता है, हर किसी की मेमोरी एक सी नहीं होती है, हर कोई एक तरीके से चीज़ों को याद नहीं रख सकता है, तो हर पर्सन डिफरेंट है। आप कभी भी 2 बच्चों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। किसी को एक बार में याद होता है तो किसी को 10 बार वो चीज़ पढ़ने में याद होती है, तो वो उसका आईक्यू लेवल है और वो नॉर्मल है, वो उसकी बॉडी है, वो नॉर्मल है, तो उसको नॉर्मली लेना चाहिए। राइट। तो क्या इस रिसर्च के बाद में हम कैपेबल हो पाएंगे
लोगों के जिनका दिमाग कम चलता है उनका दिमाग ज़्यादा चलने लग जाए, या फिर जिनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शातिर है उनका दिमाग थोड़ा कम चलने लग जाए? ये नहीं पता, वो तो जिसका जैसा दिमाग है वो जैसा इस्तेमाल कर ले। लेकिन मैं बस यही एक्सपेक्ट करती हूँ लोगों से कि जैसा दिमाग है ना उसको वैसा ही चलाओ, उसको ना तो एक्स्ट्रा चलाओ ना कम चलाओ, और ना ये अपने आप को कंपेयर भी मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे कंपेयर करते हैं। एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो वो एक दूसरे से कंपैरिजन रखते हैं, तो कंपेयर मत करो। आप जैसे हो यू आर परफेक्ट। आप अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर रहे हो दैट इज़ गुड। आप अपने आप को कंपेयर मत करो, आप अपने आप को वो मत करो, ओवर पुश मत करो कि नहीं मैं तो करके रहूँगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है फिर जब बच्चे नहीं पहुँच पाते उस मुकाम पे तो फिर वो कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, आपको अपना लेवल पता है, आप अपने आप में इंटरनली सब जानते हैं कि मैं कितना, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। हर कोई डांस नहीं कर सकता, हर कोई स्विमिंग नहीं कर सकता, हर कोई जो है साइंटिस्ट नहीं बन सकता। अपनी कैपेबिलिटीज़ खुद पहचानो और उस पर वर्क करो और उसे एक्सेप्ट करो। दैट इज़ ऑल वी वांट फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। राइट प्रियांशी। सो लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में एंट्री लेनी है, सो व्हाट इज़ द प्रोसेस? सिंपल सा प्रोसेस है। साइंस बैकग्राउंड का इंसान ही इस फील्ड में जा सकता है। मैथ्स बायो कोई भी सब्जेक्ट हो 12th में वो इजीली एंटर कर सकता है। आपको ग्रेजुएशन करनी हो, हाँ मैथ्स वाला भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट थोड़ी सी पढ़ाई उनको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है और बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। BSc आपको करनी पड़ेगी फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट के साथ में, और दूसरे सब्जेक्ट से भी चल जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस का कोई भी सब्जेक्ट चल जाएगा। फिर आपको मास्टर्स करनी होती है स्पेसिफिकली फॉरेंसिक साइंस में, क्योंकि मास्टर्स कंपलसरी है। अगर आप फॉरेंसिक से नहीं करोगे तो आप इसमें नहीं एंटर कर पाओगे। इसके बाद में आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। SSC के थ्रू वैकेंसी निकलती है, PSC के थ्रू, UPSC के थ्रू, DSSB, ये सब कमीशंस होते हैं, इनके थ्रू वैकेंसीज निकलती हैं। आपको एग्ज़ाम देना होगा, आपको इंटरव्यू में बैठना होगा और उसके बाद में आपको जॉब मिल जाएगी। सिंपल, पर एग्ज़ाम्स लगते हैं, एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं। और अगर आपने अपनी BSc सही से करी है और MSc सही करी है तभी आप इस फील्ड में आगे निकल पाओगे। और अगेन इस फील्ड में आने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए और आपको जो है बहुत डेडिकेशन चाहिए। और अगेन आप जो है अगर अर्निंग पर्पस से आओ तो वो भी आपको थोड़ा सा सप्रेस करना पड़ेगा कि इतने में हम सफिशिएंट हैं, हम देश के लिए काम करें। थोड़ा सा देश की तरफ आपको है सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूरी है, तभी आप इसमें काम कर पाओगे। राइट। सो थैंक यू सो मच प्रियांशी। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे थे और नॉर्मल सभी लोगों के होते हैं, उनके बारे में हमने जाना, यहाँ पे समझा। आई नो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है, काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम अभी इसमें इंक्लूड कर सकते थे बट ये काफ़ी डीप हो जाता और शायद काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता। सो आई एम होपिंग कि हम दोबारा से एक पॉडकास्ट करेंगे, उसको थोड़ा डीप ले जाएंगे टेक्निकल टर्म्स में और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी जो इसका मैं पार्ट 2 कह सकता हूँ। इन्हीं चीज़ों को जो हमने डिस्कस की इन्हीं को हम और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। राइट। सो थैंक यू सो मच प्रियांशी एंड आई होप कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी चीज़ें लोगों को बताई तो आई होप कि लोगों को समझ में आई होंगी। डेफिनेटली, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो बड़ी ही समझदार है तो उनको समझ में आई होंगी। राइट। सो प्रियांशी, लेट्स मीट अगेन। प्लान करते हैं, उसके बाद में एक और पॉडकास्ट हम अपनी ऑडियंस के लिए लेके आते हैं। थैंक यू सो मच प्रियांशी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।